हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग यूपीजीआईसी लेक्चरर के एग्ज़ाम में पूछे गए हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपके साथ डिस्कस करेंगे। और इसके पहले की वीडियोस में भी हमने यूपी टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड के एग्ज़ाम में पूछे गए हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को आपके साथ डिस्कस किया है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उन वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे जाके देख सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जीआईसी परीक्षा 2021 में पूछे गए हिस्ट्री के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। और इसके पहले की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 50 तक को आपके साथ डिस्कस कर लिया था। आज का ये डिस्कशन हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ इमारत दिया गया है और दूसरी तरफ उसके निर्माणकर्ता, और हम लोगों को बताना है कि दिए गए युग्मों में से कौन सा युग्म सही रूप से सुमेलित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, लाल दरवाज़ा मस्जिद महमूद शाह। ये जो युग्म है वो सही रूप से सुमेलित नहीं है, क्योंकि लाल दरवाज़ा मस्जिद का निर्माण 1450 ईस्वी में जौनपुर के सरकी सुल्तान महमूद शाह सरकी की पत्नी बीवी रजा ने करवाया था। इस वजह से ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि लाल दरवाज़ा मस्जिद और महमूद शाह ये सही रूप से सुमेलित नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 52, छठी शताब्दी ईसा पूर्व का सबसे दक्षिणी महाजनपद था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अशमक। छठी शताब्दी ईसा पूर्व का सबसे दक्षिणी महाजनपद अशमक महाजनपद था, और अशमक महाजनपद गोदावरी नदी के तट पर स्थित था और इसकी राजधानी पोतन या पोटली थी। लेकिन आयोग ने इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी चेदी को माना है, जो कि गलत है, क्योंकि चेदी महाजनपद बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित था और इसकी राजधानी सोत्तीवती थी, जिसकी पहचान महाभारत के सुक्तिमती से की जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 53, जो भी इस देश की जनता की भलाई का काम करता है वह चाहे मुस्लिम हो या अंग्रेज विदेशी नहीं है। 1916 में यह घोषणा किसने की? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, बीजी तिलक ने, यानी बाल गंगाधर तिलक ने यह घोषणा की थी। सन 1916 ईस्वी में होम रूल लीग आंदोलन में होम रूल की मांग को धर्मनिरपेक्षता पर आधारित बताते हुए बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि जो भी इस देश की जनता की भलाई का काम करता है वह चाहे मुसलमान हो या अंग्रेज विदेशी नहीं है। इस परायेपन का धर्म या व्यवसाय से कोई रिश्ता नहीं है और यह सीधे साधे हितों से जुड़ा प्रश्न है। फिर क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से किस शासक ने महमूद गजनवी के विरुद्ध भारतीय राजाओं का एक संघ बनाया था? तो दिए गए ऑप्शंस में से दो ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब है। पहला है आनंदपाल, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है, और दूसरा है त्रिलोचन पाल, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में कहीं पर भी ये नहीं पूछा गया है कि सबसे पहले किस शासक ने महमूद गजनवी के विरुद्ध भारतीय राजाओं का एक संघ बनाया था, तो इस तरीके से ऑप्शन बी और ऑप्शन डी दोनों ही सही हो जाएगा। क्योंकि महमूद गजनवी के विरुद्ध सबसे पहले 1009 ईस्वी में हिंदू शाही शासक आनंदपाल ने भारतीय राजाओं का संघ बनाया था और वे हिंद के निकट गजनवी का मुकाबला किया था और हार गया था। और उसके बाद उसी के उत्तराधिकारी त्रिलोचन पाल ने भी कश्मीर और बुंदेलखंड के शासकों के सहयोग से महमूद गजनवी से मुकाबला किया, लेकिन वो भी हार गया था। तो आयोग ने इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी यानी कि आनंदपाल को दिया है, जबकि सही जो आंसर होगा वो दोनों ही होगा, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं पे भी पहले नहीं पूछा गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 55, मुगल बादशाह जहांगीर के समय आगरा स्थित डच फैक्ट्री का प्रमुख कौन था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्रांसिस्को पेलसर्ट। मुगल बादशाह जहांगीर के समय आगरा स्थित डच फैक्ट्री का प्रमुख फ्रांसिस्को पेलसर्ट था, और पेलसर्ट आगरा में डच टकसाल का अध्यक्ष भी था, और उसने अपनी पुस्तक
द रेमोस्ट्रेटी में बयाना के नील उत्पादन का अत्यंत विस्तार से वर्णन किया है। फिर क्वेश्चन नंबर 56, बुद्ध के परिनिर्वाण की तिथि 483 ईसा पूर्व किस आधार पर निर्धारित की गई है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कैंटन रिकॉर्ड के आधार पर। चीन के कैंटन रिकॉर्ड के आधार पर विद्वान गौतम बुद्ध के परिनिर्वाण की तिथि 483 ईसा पूर्व के आसपास निर्धारित करते हैं और इसी के आधार पर गौतम बुद्ध के जन्म की तिथि 567 से 566 ईसा पूर्व निर्धारित की गई है। फिर क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित राष्ट्रकूट शासकों में से किसने जैन धर्म के दिगंबर संप्रदाय को उदारतापूर्वक संरक्षण दिया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अमोघवर्ष ने। राष्ट्रकूट शासक अमोघवर्ष ने जैन धर्म के दिगंबर संप्रदाय को उदारतापूर्वक संरक्षण प्रदान किया था और उसके राज्यसभा में प्रसिद्ध जैन विद्वान जिनसेन रहते थे, जिन्होंने आदि पुराण की रचना की और अमोघवर्ष धार्मिक प्रकृति का एवं विद्या तथा कला का उदार संरक्षक था। उसने कवि राजमार्ग नामक कन्नड़ भाषा में एक काव्य ग्रंथ की रचना भी की थी और जैन मतावलंबी होने के बाद भी अमोघवर्ष हिंदू देवी देवताओं का सम्मान करता था और वह महालक्ष्मी का अनन्य भक्त था। फिर क्वेश्चन नंबर 58, शेर शाह सूरी के संदर्भ में कौन से कथन सत्य है? पहला, कन्नौज के युद्ध के पश्चात वह भारत का शासक बना। दूसरा, उसने बंगाल के गवर्नर के पद को समाप्त कर 47 सरकारों में विभक्त कर दिया जो सीधे उसके नियंत्रण में थे। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला और दूसरा, ये दोनों ही कथन सही है। 17 मई 1540 ईस्वी को कन्नौज या विलग्राम के युद्ध में शेर शाह सूरी ने मुगल शासक हुमायूं को पराजित कर भारत का शासक बना था और उसने बंगाल के गवर्नर के पद को समाप्त करके पूरे साम्राज्य को 47 सरकारों में विभक्त कर दिया जो सीधे उसके नियंत्रण में आते थे। फिर क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित सिख गुरुओं के कार्यकाल पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले है अमरदास, दूसरा अंगद, तीसरा रामदास और चौथा अर्जुन देव। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सबसे पहले आएंगे गुरु अंगद, जो कि सिखों के दूसरे गुरु थे। फिर उसके बाद आएंगे अमरदास, जो कि तीसरे गुरु थे। फिर आएंगे रामदास, जो कि चौथे गुरु थे और ये दिए गए हैं ऑप्शन 3 में। और उसके बाद आएंगे अर्जुन देव, जो कि सिखों के 5वें गुरु थे। यानी कि जो सही क्रम होगा वो होगा सबसे पहले 2, फिर 1, फिर 3 एंड लास्ट में 4, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 60, भारतीय स्वतंत्रता बिल को ब्रिटेन में शाही सहमति कब प्राप्त हुई? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 18 जुलाई 1947 को। भारतीय स्वतंत्रता बिल को ब्रिटेन में शाही सहमति 18 जुलाई 1947 को प्राप्त हुई थी और इस अधिनियम के अनुसार 15 अगस्त 1947 से भारत 2 स्वतंत्र प्रदेशों भारत एवं पाकिस्तान में बांट दिया जाएगा और 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता विधेयक ब्रिटेन के संसद में प्रस्तुत किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ दिया गया है अभिलेख और दूसरे तरफ दिया गया है संबंधित, यानी वे अभिलेख किससे एसोसिएटेड हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, बिलसद अभिलेख सामंत चीरदत्त से। ये जो युग्म है वह सही रूप से सुमेलित नहीं है क्योंकि बिलसद उत्तर प्रदेश के एटा जिले में स्थित है और यहाँ से गुप्त शासक कुमार गुप्त का अभिलेख प्राप्त हुआ है। इस अभिलेख में ध्रुव शर्मा नामक एक ब्राह्मण द्वारा भगवान कार्तिकेय का मंदिर बनवाए जाने का वर्णन मिलता है। बाकी के जो ऑप्शंस है वो सही है, लेकिन जो ऑप्शन डी है बिलसद अभिलेख सामंत चीरदत्त,
ये सही रूप से सुमेलित नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 62, पेशवा ने पतदाम नामक कर किस पर लगाया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, विधवा पुनर्विवाह पर। मराठा साम्राज्य में पेशवाओं के काल में विधवा पुनर्विवाह पर पतदाम नामक कर लगाया जाता था और मराठा साम्राज्य में वसूले जाने वाले प्रमुख कर चौथ एवं सरदेशमुखी कहलाते थे और इस काल में भू राजस्व 2/5 भाग अर्थात 40% वसूला जाता था। फिर क्वेश्चन नंबर 63, गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली में प्रस्तुत निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा संबंध बिल किसके प्रभाव के कारण अस्वीकृत कर दिया गया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जॉर्ज क्लार्क के। गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा मार्च 1910 ईस्वी को इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के लिए एक विधेयक प्रस्तुत किया गया। इसके पश्चात 1911 में भी इसी तरह का विधेयक उन्होंने प्रस्तुत किया था, लेकिन जॉर्ज क्लार्क एवं अन्य अंग्रेज एवं जमींदारों के प्रभाव के कारण यह विधेयक खारिज कर दिया गया और मदन मोहन मालवीय एवं जिन्ना ने इस विधेयक का प्रस्ताव पाठ किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 64, प्राचीन भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में कंचुकी नामक पद का प्रयोग होता था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अंतःपुर के प्रभारी के लिए। प्राचीन भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में कंचुकी शासक के अंतःपुर का प्रभारी होता था। यह पदाधिकारी शासक के गृहस्थ जीवन का प्रबंधन करता था। फिर क्वेश्चन नंबर 65, मुगल सैन्य व्यवस्था में दाखिली कौन थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पूरक सिपाही। मुगल सैन्य व्यवस्था में दाखिली सैनिक पूरक सिपाही थे, जिनकी नियुक्ति बादशाह की तरफ से की जाती थी। यद्यपि इनको मनसबदारों की सेवा में रखा जाता था। फिर क्वेश्चन नंबर 66, नीचे दो कथन दिए गए हैं। एक कथन ए और दूसरा कारण आर है। कथन ए, जैन धर्म ने युद्ध एवं कृषि दोनों को वर्जित किया है। कारण आर, दोनों में जीवों की हिंसा होती है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर की सही व्याख्या ए है। फिर क्वेश्चन नंबर 67, असहयोग आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, प्रारंभ में लाला लाजपत राय गांधी के असहयोग आंदोलन के विरुद्ध थे। दूसरा, जमुना दास एवं मोतीलाल नेहरू के सहयोग से लाला लाजपत राय ने स्वराज दल की स्थापना की। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल जो पहला कथन है वो सही है, क्योंकि असहयोग आंदोलन का विरोध आरंभ में सुरेंद्र नाथ बनर्जी, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, CR दास, मोहम्मद अली जिन्ना आदि ने किया था, लेकिन मोतीलाल नेहरू एवं अली बंधु के समर्थन से असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया और इस आंदोलन के आरंभ के पश्चात ही राष्ट्रीय आंदोलन के गांधीवादी चरण का आरंभ हुआ और दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन में लाला लाजपत राय और CR दास ने अपने विरोध वापस ले लिए और स्वराज दल की स्थापना मोतीलाल नेहरू, चितरंजन दास ने मिलकर की थी, जबकि लाला लाजपत राय ने स्वराज पार्टी की स्थापना में सहयोग किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 68, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ संगठन और दूसरे तरफ उससे संबंधित व्यक्ति दिए गए हैं और हम लोगों को बताना है कि दिए गए युग्म में से कौन सा युग्म सही रूप से सुमेलित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बहिष्कृत हितकारिणी सभा ज्योतिबा फूले। बहिष्कृत हितकारिणी सभा से ज्योतिबा फूले संबंधित नहीं थे, बल्कि भीमराव अंबेडकर का संबंध बहिष्कृत हितकारिणी सभा से है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1924 ईस्वी में बम्बई में बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन किया था और उन्होंने 1927 ईस्वी में मराठी में
बहिष्कृत भारत नामक पत्रिका का प्रकाशन भी किया था। अगर बात करें ज्योतिबा फूले की, तो ज्योतिबा फूले भी महाराष्ट्र के महान समाज सुधारक थे और उन्होंने निम्न जातियों के उत्थान के लिए सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी, वो भी 1873 ईस्वी में। फिर क्वेश्चन नंबर 69, अकबर की विजयों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला उड़ीसा विजय, दूसरा सिंध विजय, तीसरा कंधार विजय और चौथा बलूचिस्तान विजय। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सबसे पहले हुआ था 1590 ईस्वी में सिंध विजय, फिर उसके बाद हुआ था 1591 ईस्वी में उड़ीसा विजय, फिर उसके बाद हुआ था बलूचिस्तान विजय जो कि हुआ था 1595 में, फिर उसके बाद हुआ था कंधार विजय, इसका जो ईयर है वो भी है 1595। यानी दिए गए ऑप्शंस में से जो ऑप्शन बी है 2, 1, 4 एंड 3, ये इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 70, प्राचीन नगर राजगृह का वास्तुकार कौन था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, महागोविंद। प्राचीन नगर राजगृह का वास्तुकार महागोविंद था। फिर क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से किस राजा की मृत्यु युद्ध के मैदान में हुई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, यशोवर्मन। कन्नौज के शासक यशोवर्मन की मृत्यु युद्ध की भूमि में हुई थी। वस्तुतः हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद लगभग 50 वर्षों तक कन्नौज का इतिहास अंधकारमय था और इसके पश्चात कन्नौज के सिंहासन पर यशोवर्मन का युद्ध कश्मीर के ललितादित्य मुक्तापीड़ से हुआ, जिसमें संभवतः उसकी मृत्यु हो गई। और यशोवर्मन के दरबार में संस्कृत के महान नाटककार भवभूति रहते थे और यशोवर्मन के दरबारी कवि वाग्पति ने उसके विजयों का वर्णन प्राकृत भाषा में लिखित काव्य गौड़वहो में किया है। फिर क्वेश्चन नंबर 72, स्कंदगुप्त के कहोम अभिलेख में उल्लिखित ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, ककुम। स्कंदगुप्त के कहोम अभिलेख में उल्लिखित ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ककुम को बताया गया है। कहोम नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। इस अभिलेख से पता चलता है कि मद्र नामक व्यक्ति ने 5 जैन तीर्थंकरों की प्रतिमाओं का निर्माण करवाया था। फिर क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इनको सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना। दूसरा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना। तीसरा, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना। और चौथा, मद्रास महाजन सभा का गठन। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो सबसे पहले 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई थी और इसके संस्थापक थे दादा भाई नौरोजी। फिर उसके बाद पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई थी 1870 ईस्वी में और इसके संस्थापक थे MG रनाडे और GV जोशी। फिर मद्रास महाजन सभा 1884 ईस्वी में स्थापित की गई थी और इसके संस्थापक थे M वीर राघवाचारी, G सुब्रमण्यम अय्यर और आनंद चार्लो। और दिए गए ऑप्शन में सबसे अंत में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई थी 1885 ईस्वी में और इसके संस्थापक थे फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी और KT तेलंग। यानी दिए गए ऑप्शंस में ऑप्शन सी 3, 1, 4 एंड 2 इस क्वेश्चन का सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 74, 30 मई 1863 को रॉबर्ट ब्रूसफुट ने मद्रास के पास स्थित पल्लावरम से किस पूरा पाषाणिक परंपरा के उपकरण खोजे थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हैंड एक्स क्लीवर परंपरा। 30 मई 1863 को रॉबर्ट ब्रूसफुट ने मद्रास के पास स्थित पल्लावरम से हैंड एक्स क्लीवर परंपरा के पूरा पाषाणिक उपकरणों को खोजा था और जनवरी 1864 ईस्वी में फिर से पल्लवरम से कई उपकरण प्राप्त हुए हैं। हस्तकुंठार संस्कृति को मद्रास संस्कृति या मद्रास उद्योग भी कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 75,
1927 में नियुक्त हरकोर्ट बटलर समिति ने अनुशंसा की थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रिटिश सर्वोच्चता के माध्यम से रियासतों का संरक्षण का। 1927 में ब्रिटिश सरकार हरकोर्ट बटलर समिति ने ब्रिटिश सर्वोच्चता के माध्यम से रियासतों के संरक्षण की अनुशंसा की थी और इस कमीशन ने भारतीय रियासतों एवं ब्रिटिश सरकार के संबंधों को स्पष्ट किया तथा रियासतों के संरक्षण पर बल दिया। फिर क्वेश्चन नंबर 76, जिया तरंग आंदोलन प्रारंभ हुआ? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, मणिपुर में। जिया तरंग आंदोलन का आरंभ मणिपुर में ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध हुआ था और इसके आरंभिक नेता जदोनांग थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान नागा महिला रानी गैडिनल्यू ने ब्रिटिश सत्ता का जमकर विरोध किया था और सरकार ने रानी गैडिनल्यू को जेल में डाल दिया था और आज़ादी के पश्चात ही वे जेल से छूट पाई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें रानी की उपाधि दी थी। फिर क्वेश्चन नंबर 77, कौन सूफी संत सास की योग क्रियाओं में इतने पारंगत थे कि अन्य योगी उनको सिद्ध कहते थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, निजामुद्दीन औलिया। सूफी चिश्ती सिलसिले के प्रसिद्ध संत निजामुद्दीन औलिया योग क्रियाओं में इतने पारंगत थे कि अन्य योगी उन्हें सिद्ध कहते थे और शेख निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही नाम से भी प्रसिद्ध थे। वे महान कवि अमीर खुसरो के गुरु थे। फिर क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत परिषद यानी इंडिया काउंसिल को समाप्त कर दिया गया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा 1858 के भारत शासन अधिनियम 1858 का स्थापित 15 सदस्यीय भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया था और भारत परिषद का प्रमुख भारत सचिव होता था जो ब्रिटिश संसद का सदस्य होता था। फिर क्वेश्चन नंबर 79, किन शासकों के सिक्कों पर ध्रुवीय उपाधि उत्कीर्ण है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पहलव। पहलव शासकों के सिक्कों पर ध्रुवीय उपाधि उत्कीर्ण है। पहलव शासक द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में ईरान से भारत आए थे और इस वंश का संस्थापक मिथ्रेडेट्स प्रथम था और इस वंश का महानतम शासक गोंडोफर्नीस था। फिर क्वेश्चन नंबर 80, कुटिल लिपि को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सिद्ध मातृका लिपि। कुटिल लिपि को सिद्ध मातृका लिपि के नाम से भी जाना जाता है और यह लिपि आरंभिक मध्यकाल में उत्तरी भारत में प्रचलित थी। यह लिपि ब्राह्मी लिपि का विकसित रूप है। इस तरह आज के इस वीडियो में हमने जीआईसी में पूछे गए एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपके साथ डिस्कस कर लिया है और अगर आप इसी तरह यूपी, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड और जीआईसी में पूछे गए हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।